रहे हैं कि सरकार तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक जो है बात पहुंचाने की। अगर पीएचई डेली वेजेस की बात करूं तो 154 दिन हो चुके हैं, वो भी प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। स्टेट डिपार्टमेंट के हैं, उनको भी आज 40 दिन हो गए हैं। और इरिगेशन डिपार्टमेंट, जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है, वो भी इस समय जो है प्रदर्शन पर जो है बैठे हुए हैं। मांगे सबकी सेम ही है कि हमें पक्का किया जाए, सबसे पहली मांग। उसके बाद दूसरी मांग कि हमारे जो पेंडिंग वेजेस है उनको जो है वो रिलीज किया जाए, और प्लस जो मिनिमम वेजेस है वो एज पर जो यूटी, जो दिल्ली यूटी है उसके अकॉर्डिंग जो है वो दी जाए। इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जो पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, जो एक्स पीएचई मिनिस्टर भी रह चुके हैं और बीजेपी से ताल्लुकात भी रखते हैं, और खासकर जो इस समय बीजेपी की जो कमेटी बनाई गई है डेली वेजेस का हल करने के लिए, उसकी पार्टी, उस कमेटी की अध्यक्षता भी जो है वो कर रहे हैं श्यामलाल शर्मा जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पैनलिस्ट बनने के लिए और थोड़ा अपना कीमती समय जो है हमारे साथ डिबेट में अपना बैठने के लिए। और उसी के साथ पहले भी हमारे साथ जुड़े थे रवि हंस जी, जो डेली वेजेस की 154 दिन से जो मुहिम जो चल रही है, उस मुहिम को लीड करते हुए हर बार हमने आपको जो है रवि हंस जी हमेशा आगे ही देखा है। तो आपका भी इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर आपके मुद्दों को लेकर जो है कोशिश कर रहे हैं कि आवाज जो है फिर आपकी बुलंद करने की डेली वेजेस की। और धन्यवाद हरदीप साथ जी, ही धन्यवाद। साथ ही इस बार डिबेट में हमारे साथ स्टेट डिपार्टमेंट के जो पुरुषोत्तम लाल जी हैं, जो लीड कर रहे हैं स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजेस की जो स्ट्राइक, जिनको आज तकरीबन 39 दिन या 40 दिन पूरे हो चुके हुए हैं, और प्रदर्शन अभी इनका भी वो सेम है। लेकिन मांग इनकी भी वही है कि हमें रेगुलराइज किया जाए। हालांकि इनके पेंडिंग वेजेस का कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन मांग जो है वो रेगुलर करने की मांग जो बहुत है। तो इसी साथ ही पैनलिस्ट का साथ शुरू करते ही जो डिबेट को मैं शुरू करना चाहूंगा। अक्सर देखा है श्याम सर, काफी दिनों से जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं, 154 दिन हो चुके हुए हैं, और कमेटी दर कमेटी जो है वो बनाई जा रही है। हालांकि इस पर SRO 64, SRO 520, 94 से लेकर 2001, 2009, 2014 अलग अलग कमेटियां बनाई गई। 2019, 2020 तीन तीन चार चार कमेटियां जो है इस समय चल रही हैं, लेकिन इनकी खटखटाहट जो है एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजों पर बार बार जाकर दस्तक देना, उसका कोई अंत नहीं हो रहा। आखिर ये कमेटियां जो लगातार बन रही हैं, इन कमेटियों के बनने का असल मूल, इनको मुनाफा, इनका फायदा और इनकी जिंदगी में सुधार या बदलाव किस तरह से आएगा? श्याम सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। श्याम सर, आवाज नहीं आ रही है। सर, आवाज की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आवाज की प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। पहले ठीक आ रही थी, अब आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही है। आवाज की सर अब आ रही थी थोड़ी। लीड को सर देखिए आप थोड़ा सा, एयरफोन हटा ले सर। आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है, आवाज की प्रॉब्लम हो रही है। आप ज्वाइन कर लें दोबारा। मैं व्यूअर से 2 मिनट के लिए टाइम चाहूंगा कि आप थोड़ी देर जो होल्ड पे रहे। मैं श्याम सर की जो है आवाज थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम आ रही है उसको थोड़ा सही कर लें एक बार, ताकि जो बात है वो पहुंच पाए उन तक भी और उनकी आवाज हमारे तक पहुंच पाए। हेलो श्याम सर, आवाज की प्रॉब्लम हो गई है।
सर हेलो, 2 मिनट में, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। वो कैसे बड़ा जी फोटो बड़ा इस तरह ताज को बड़ा स्क्रीन बड़ी आप भी कर सकते हेलो श्याम सर आप, हाँ जी सर, हाँ आप आ रही है सर आवाज आपकी। ठीक। ठीक है सर, मैं सर सवाल दोहराने की जरूरत है एक बार दोबारा? नहीं 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 नहीं, मुझे याद है आपने मुझे कहा था कि नहीं मैं कर कह रहा हूँ कि रिकॉर्ड को स्टेट कर लेते हैं, ये इनको जी। ये प्रॉब्लम है और जो इनकी एजिटेशन है ये सालों से बेचारे करते आ रहे हैं। और जहां तक जी। आपने ये कहा कि कमेटियों पे कमेटियां बन रही हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये पहली बार कमेटियां बनाई हैं। गवर्नमेंट बनाती रहती है और उससे क्या निकलता है क्या नहीं, ये लोग जो हमारे ट्रेड यूनियन के नेता लोग बैठे हैं बेचारे जो मेहनत मशक्कत करते हैं, ये उस पर बात करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है और हम 5 लोग उसमें रखेंगे हैं, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ साथी हैं, और मेरी तो कोशिश हमेशा से रही है, मैं 2004 से इस इशू को डील कर रहा हूं। लेकिन टाइम टू टाइम 2014 में एक कैबिनेट सब कमेटी भी थी, उसमें जो नंबर्स आया था और कैसे ये रह गए, तो इसमें 47 डिपार्टमेंट है। हम जब बात करते हैं तो सिर्फ बात करते हैं पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल वालों की, और जब नंबर्स देखते हैं तो वो ये सोचते हैं कि ये पता नहीं कैसे लगे हुए हैं। तो वो मैं रिकॉर्ड स्टेट करने के लिए पीएचई इरिगेशन की जो नंबर्स ज्यादा हैं उसका कारण ये है कि 1976 के बाद जहां साफ पीने के पानी के लिए स्कीमें बनना शुरू हुई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी वो इसके लिए फंडिंग देती है, लेकिन उसमें मैन पावर का कंपोनेंट, इतने काबल ऑफिसर थे हमारे, इतने ब्यूरोक्रेट काबल थे और टेक्नोक्रेट थे, और उसके साथ साथ अगर मैं अपनी फेटर्निटी के भी पॉलिटिशियन जो मंत्री रहे हैं इंचार्ज इन डिपार्टमेंट्स के, उनको भी इन्हीं के साथ शामिल करूंगा। लेकिन मैन पावर का उन्होंने कंपोनेंट नहीं रखा और इन लोगों को टाइम टू टाइम उन स्कीमों को चलाने के लिए एंगेज करते रहे। इसी तरीके से 94 में एक ब्लैंकेट बैन लगा और उसके बाद भी ये लोग जो थे, जो 47 डिपार्टमेंट हैं, उनको एंगेज किया गया, लेकिन उसके बाद भी रेगुलाइजेशन हुई। लेकिन कश्मीर वालों ने 11,000 से ज्यादा लोग जो हैं, ऑलमोस्ट 12,000 लोग जो थे उनको रेगुलाइज कर दिया, लेकिन 855 लोग जो हैं वो जम्मू डिवीजन के हमारे रेगुलाइज हुए। और मेरी उस समय भी यही लड़ाई होती थी कि आप जम्मू को जो है वो सुतीला व्यवहार करते हैं, और यहाँ के ट्रेड यूनियन लीडर भी जो उस समय थे वो कहीं ना कहीं इन केस इनका जो था मसला उसको करने में कहीं ना कहीं अंदर जाके हेजिटेट करते थे, क्योंकि मैंने देखा है 2014 में जो कैबिनेट सब कमेटी ने जिसने यहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉय 4,60,000 की एज 2 साल बढ़ाई थी, तो इनके 3 लीडर उस समय ट्रेड यूनियन के थे, क्योंकि डेली वेजर का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव उस कमेटी में नहीं था। तो उन्होंने अंदर ये कहा कि आप हमारी एज बढ़ा दीजिए, उनकी गारंटी हम लेते हैं। तो मैंने उस समय भी उन लोगों के साथ मेरे आर्गू हुए, काउंटर आर्गू हुए, और मुझे लगता है गर्मी सर्दी भी हुई कि ये आप लोग उनके सरों की बोली यहाँ लगा रहे हैं। और इमीडिएटली उन लोगों ने रिटायर्ड होने के बाद कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को ज्वाइन किया, क्योंकि उनको किसी को एमएलसी बनना था, किसी को एमएलए बनना था, लेकिन ये लोग रह गए। और खासकर 61,000 जो लोग हैं, 61,011, आज भी मुझे फिगर याद है, उसमें पीडीडी के लोग भी थे, ये स्टेट के श्याम सर, लेकिन एक बड़ा, श्याम सर एक बड़ा सवाल जो है बार बार ये उठता रहता है, जिस तरह आप अभी बता रहे हैं कि 61,000
11 लोग जो है, और ये आप जितने डिपार्टमेंट्स के अंदर कह रहे हैं, लेकिन बार बार ये एक सवाल हमेशा मीडिया में ये उठता रहता है और बोला जाता है कि ये 1 लाख का नंबर, 1,10,000 का नंबर, जब 2014 में जब आप पीएचई मिनिस्टर रहे हैं और आपने फाइनल जो चीजें सारी करके जो आपने बताया, आपने कई इंटरव्यू भी मैंने आपके सुने हैं जिसमें आपने बताया कि 61,011 जो डेली वेजर थे वो थे उस समय। तो ये नंबर किस तरह से बढ़ रहा है? क्या उसके बाद 2014 के बाद बैन लगने के बाद भी क्या जो कैजुअल लेबर या नीड बेस या जो सीजनल जो नाम लिया जाता है, क्या उसके बाद भी ये लगते रहे जिसकी वजह से ये नंबर जो है 1 लाख तक पहुंच पाया है? ये अगर आप नंबर्स की बात करेंगे तो अब भी जो नई इंफॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट्स अलग अलग ले रहे हैं, आप देखेंगे उसमें और कुछ करेंगे, क्योंकि यहाँ हमेशा जो हमारे डाउन दी लाइन हायरार्की है, बहुत बड़े कारीगर हैं वो। पॉलिटिकल लोगों की तरफ तो प्रश्न चिन्ह करते हैं, लेकिन यहाँ के जो टेक्नोक्रेट्स एंड टॉप में कुछ लोग हैं, वो बहुत बड़े कारीगर हैं। वो कहीं ना कहीं इस इश्यू को डिविएट करेंगे, लेकिन वो फिगर्स तो मेरे पास है। अब उन फिगर्स का जो लेटेस्ट आएगा, हम तो नंबर्स में जा ही नहीं रहे हैं। हमारी कमेटी ने ये फैसला किया है कि हम जाएंगे कि जो SRO 64 है 94 का, फिर SRO 520 बना, और बीच में 4 जो है टाइम टू टाइम जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही हैं उनके जो ऑर्डर्स हैं, हम तो उस पर जाएंगे कि अगर गवर्नमेंट ने इन चीजों का संज्ञान लिया, SRO 94 में इतने लोग रेगुलाइज हुए, अब ये लोग भी उस एम्बिट में आते हैं, तो इनको क्यों होल्ड पे रखा गया? अगर SRO 520 बनाया और 6 पेज इतनी मेहनत की ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट ने भी, तो उसके बाद वो पार्शली इम्प्लीमेंट हुआ। गवर्नर साहब जब चले गए, NN वोहरा साहब, उसके बाद भी तो गवर्नर रहे, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहे, और ब्यूरोक्रेट भी लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे। तो हम तो उस पे जा रहे हैं। जो नंबर्स है वो कंटेस्ट करेंगे मेरे आदरणीय ये जो हमारे ट्रेड यूनियन के लीडर्स हैं, ये पता करेंगे। इनसे सर, मैं इस चीज में एक चीज जो है, जिस तरह आपने बोला कि जो 2000 SRO 520 जो बना, उसमें जब NN वोहरा गवर्नर रहे, तब भी तकरीबन 600 के आसपास जो है वो लगने जो है वो डेली वेजेस रेगुलाइज होने शुरू हो गए। आप क्या ऐसी अहम वजह क्या मानते हैं कि NN वोहरा गवर्नर के बाद जो LG शासन जो रहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर LG मनोज सिन्हा का शासन जो रहा, क्या ऐसा रहा कि उसमें 2019 के बाद ये जो SRO 520 है, इस पे आगे कोई वर्किंग नहीं चली, और आगे की डेली वेजेस जो एक प्लान आउट किया गया था कि फेज मैनर में इनको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रेगुलराइज किया जाएगा, उस चीज पर को स्टॉपेज करने का आप क्या अहम चीज क्या मानते हैं उसको? देखिए, वो इन्हीं के बनाए हुए SRO हैं और सेल्फ स्पीकिंग हैं, बड़े ट्रांसपेरेंट हैं। वही तो सवाल हमने उनसे पूछना है। NN वोहरा साहब यहाँ की हर चीज को अंडरस्टैंड करते थे, और वो एक पॉलिटिकल सेटअप में भी उन्होंने बड़ा लंबा काम किया हुआ था। वो समझते थे कि इनकी जरूरत रही है, और कहीं ना कहीं ये टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट की गलती से ये लोग रह गए हैं, और उन्होंने अंडरस्टैंड बहुत अच्छी तरह से कर लिया। और इनकी जरूरत भी है डिपार्टमेंट को चलाने के लिए। तमाम डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, लेकिन जो बाद में आए उनको ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट ने ये कह दिया कि ये बैकडोर से आए हैं, तो फिर वो चला लेते। इन डिपार्टमेंट चला तो यही रहे हैं। आज अगर 23,000 लोग जो हैं, मैं 23,000 नहीं मानता हूं कि 23,000 होंगे पीएचई में, अगर ये पानी की स्कीमें नहीं चलाएं तो लोग पानी कहां से पीएंगे? इसी तरीके से बाकी डिपार्टमेंट है। यही स्टेट डिपार्टमेंट जो है, ये भी बड़ा वाइटल कंपोनेंट है। वहां तो वही ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट ही रहते हैं वहां पे, ये उन्हीं की खिदमत करते हैं बेचारे। इसी तरीके के हॉस्पिटलिटी प्रोटोकॉल है। मैंने कहा मेरे पास 47 डिपार्टमेंट्स का 2014 का 2014 का फिगर है। उसके बाद ये मेरे मानजोग जो नेता हैं ट्रेड यूनियन के, ये कंटेस्ट करेंगे और हमारी सपोर्ट हमें सप्लीमेंट करेंगे कि ये वो जस्टिफाई करेंगे ना वो ऑफिसर। तो हमारे पास नंबर्स है, उसको उन्होंने इन राइटिंग में दिया हुआ है कि दीज पर्सन्स आर अपॉइंटेड बाय अस, और अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट।
हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब आपका आपका कहने का मतलब है चीफ ऑफिसर, चीफ अफसर नहीं, चीफ इंजीनियर एंड डायरेक्टर, चीफ इंजीनियर। जी जी जी, इंजीनियर एंड डायरेक्टर। चलिए इसी के, जी जी, इसी से रवि जी मैं आपके पास, नॉट बिलो द हायरार्की। बिल्कुल रवि जी, श्याम जी का ये कहना है, और जिस तरह आप जानते हैं कि ये इन्होंने पूरा डाटा जो बायोमेट्रिक है और जो एक डाटा जो नंबर 2014 में 61,000 नंबर जो है इन्होंने बताया है, कई बार आपने इंटरव्यू में सुना, 154 दिन से आप लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन श्याम जी का ये भी कहना है कि इनके बिना जो है वो स्कीम्स चलाई नहीं जा सकती, इनका डिपार्टमेंट में होना जरूरी है, स्कीमों को चलाने के लिए आपकी अवेलेबिलिटी जरूरी है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स या एलजी शासन क्यों आप लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहा? जब आपकी जरूरत है, स्कीमें आपके बिना नहीं चल सकती। एक दिन आपने जब पानी बंद किया तो डिपकॉम और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आपके पास पहुंच गए, तो क्या ये चीज समझी नहीं जा रही एडमिनिस्ट्रेशन में कि 154 दिन हो चुके हैं और हमारी जरूरत होने के बावजूद भी जो है हमें बार बार यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर खड़ा होना पड़ता है? हरमीत जी, सबसे पहले तो जेके बच का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दूसरा, हमारे पूर्व मंत्री शर्मा साहब यहाँ बैठे हुए हैं, तो डिटेल में उन्होंने सब कुछ बता दिया, तो मैं भी अपनी तरफ से शर्मा साहब को एक एश्योरेंस देता हूं कि हम उसी डाटा की बात कर रहे हैं जो कि आपके थ्रू 2014 में फाइनलाइज हुआ था, जिसको कैबिनेट सब कमेटी ने किया हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, कैसे वो नंबरिंग बढ़ी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम जब भी बात करेंगे हम ऑथेंटिक लोगों की बात करेंगे जिनको गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी हुई है और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ने साइन करके दिए हुए हैं। बाकी जम्मू कश्मीर का ये कल्चर रहा है कि जब भी डेली वेजर के लिए कोई मुद्दा उठाया गया है या वेरिफिकेशन लगा लो या कोई कदम उठाया गया, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों ने, ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, इन्होंने नंबरिंग में हेरा फेरी करके उस मुद्दे को लिंगरान करने की कोशिश की है। तो हमारा स्पष्ट कहना है, ये 61,011 लोगों की जो डाटा फाइनल हुआ ये 30 सितंबर 2014 को हुआ, और मेरे ख्याल में जहां तक मुझे जानकारी है 24 अक्टूबर को हमारे शर्मा साहब ने रिजाइन किया था इसी टकराव को लेके, जब इनकी बात वहां नहीं मानी गई थी, और 24 को इन्होंने रिजाइन किया और 25 को ही कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। 25 को कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हुआ तो 4 मार्च को बीजेपी और पीडीपी की सरकार कल्यूशन में बनी और 17 मार्च को कंप्लीट बैन लगा दिया गया डेली वेजर एंगेजमेंट के ऊपर। 13 दिनों के अंदर 40,000 डेली वेजर लगना इम्पॉसिबल है। ये सिर्फ गुमराह करने की एक तरीका है एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों का। सच्चाई ये है, जैसे आपने जिक्र किया कि 154 दिन से हम लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, ये 154 दिन की बात नहीं है। हम लगातार 2006-7 से इसी संघर्ष, ऐसे ही संघर्ष करते आ रहे हैं। बार बार कमेटियां बनती रही, जैसे ये बात शर्मा साहब ने भी आपको बताई कि जब लास्ट कैबिनेट हुई थी 2014 में, और कश्मीर के अंदर जो कश्मीर के 3 ट्रेड यूनियन लीडर थे, जब ये सौदेबाजी हुई थी कि 2 साल की एज, रिटायरमेंट एज बढ़ा दो, हमें अफसोस है कि उस वक्त जम्मू का कोई भी ट्रेड यूनियन लीडर वहां पे मौजूद नहीं था, और ना ही जम्मू वालों ने कभी 2 साल एज बढ़ाने की डिमांड की थी। लेकिन उन सेक्टर के अंदर कुछ लीडर लोग थे जो पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जुड़े हुए थे, उनकी मांग को पूरा करने के लिए कश्मीर वालों ने उनकी मांग को मान लिया और डेली वेजर का जो काम उस वक्त नहीं हो पाया। आपने जिक्र किया कि 154 दिन से आखिर सुनवाई क्यों नहीं हो रही, तो मैं कहने में बिल्कुल स्पष्ट हूं, क्योंकि डेली वेजर से किसी को कोई लालच नहीं है, कोई कमीशन नहीं मिलने वाली, कोई कुछ नहीं फायदा होने वाला एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को। अगर जो पैसा यहाँ पे खर्च करना है वो कहीं और करेंगे, तो सबको पता है जम्मू कश्मीर का कल्चर क्या है। आज लेकिन एक सच्चाई रवि जी, ये भी तो एक सच्चाई से श्याम सर ने, और आप भी ये चीज सच्चाई जरूर मानेंगे, और श्याम सर ने भी ये चीज बोली है कि जितनी स्कीमें इस समय तकरीबन 6500 से 7000 स्कीमें जो है वो चल रही हैं, तो बिना हर डिपार्टमेंट के डेली वेजर से इन स्कीमों को चलाना जो है वो कहीं ना कहीं सरकार में या एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग आज गुमराह कर रहे हैं उनको भी ये चीज से पता है कि अगर डेली वेजर ये स्कीम नहीं चलाएंगे तो उनके लिए जनता तक सारी सहूलतें पहुंचाना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये बिल्कुल क्लियर बात है, क्लियर बात है। अब मैं आपको बताऊं कि पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर 4000 से भी परमानेंट एम्प्लॉइज
जो है वो कम हो गया और लगभग 6000 प्लस स्कीमें जो हमारी चल रही हैं। एक स्कीम के अंदर अगर आप 10 लोगों की जरूरत भी आपको होगी तब भी आपको 62,000 लोगों की जरूरत है और आपके पास 20,000 डेली वेजर और 4,000 परमानेंट एम्प्लॉइज है। अभी भी आपके पास बहुत सारा शॉर्टफॉल है। हमारे डेली वेजर साथी लगातार 16-16 घंटे ड्यूटी देते हैं और कुछ साथी ऐसे हैं जिनकी आज सुबह सप्लाई शुरू होगी, उनकी कल सुबह तक चलेगी और फिर भी प्रॉपर काम डिपार्टमेंट का नहीं चल पाता। अभी भी डिपार्टमेंट को और लोगों की जरूरत है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव लोग गुमराह करने का प्रयास करते हैं। और बड़ी मजेदार बात है, जैसे शर्मा साहब आपको पहले भी बता चुके हैं कि मैन पावर का प्रोविजन ना पहले किया गया। अभी जल जीवन मिशन के अंदर हमारी 1785 नई स्कीमें आ रही हैं, लेकिन मैन पावर का कंपोनेंट उसके अंदर भी नहीं है। वो स्कीमें किस तरीके से चलेंगी? पिछले वाले डेली वेजरों के 28-28 साल उनकी लाइफ खराब कर दी, उनके माता पिता का भविष्य भी खराब किया, उनके बच्चों का भविष्य खराब किया और आने वाली जनरेशन का भविष्य भी खराब करने की पूरी तैयारी है एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों की। अगर आप इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट बनाते हो, 100-100, 150-150, 200-200 करोड़ का प्रोजेक्ट बनता है, लेकिन उसको चलाएगा कौन? ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, ये मुझे ये समझ नहीं आते कि कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर ये पढ़ के आते हैं जिनको इतनी भी समझ नहीं है कि अगर प्रोजेक्ट बन रहा है तो उस प्रोजेक्ट के चलाने के लिए मैन पावर का प्रोविजन भी तो होना चाहिए। फिर अगर कानूनों की बात करते हैं, अगर बैकडोर की बात करते हैं, कि पहला क्रिमिनल ऑफेंस आप लोगों ने किया कि जब आपको पता है हमारे हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि परमानेंट नेचर के जॉब के लिए आप डेली वेजर एंगेज नहीं कर सकते। अगर आपको डेली वेजर या कैजुअल लेबर एंगेज करना है तो वो थोड़े से टाइम के लिए 1 साल या 2 साल के लिए कर सकते हो। फिर हमारा कानून कहता है कि अगर आपने किसी एक वर्कर ने, कैजुअल लेबर या डेली वेजर ने, एक करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 280 दिन अगर पूरे कर लिए तो आपको उसको परमानेंट करना पड़ेगा। फिर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है कि इक्वल वर्क टू इक्वल पे आपको देना पड़ेगा। लेकिन सारे कानूनों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और फिर ये पढ़ाया जाता है गरीब लोगों को कि ये कानून हमें इसकी इजाजत नहीं देता। और पिछले दिनों हमने खुद ये चीज, जैसे आपने डेली वेजर का जिक्र किया, स्कीमों का जिक्र किया, हम सरकार से ये कह रहे हैं कि अगर आपको हमारी जरूरत नहीं है, आपको लगता है कि आपके डिपार्टमेंट हमारे बिना चल सकते हैं, तो आप हमारा 72 महीने का पेंडिंग वेजेस क्लियर करो और उसके बाद एक ऑर्डर कर दो कि हमें डेली वेजर की जरूरत नहीं है। फिर आपको पता चलेगा कि आपकी स्कीमें चलती कैसे हैं। ये आज हमारी एक खुशकिस्मती कहूंगा कि हमारे श्यामलाल शर्मा जी को जो बीजेपी ने कमेटी बनाई उसका चेयरमैन बनाया। और अगर इनको मैं कुछ बातें बताऊं या समझाने की कोशिश करूं तो वो एक सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी, क्योंकि जितना इस मुद्दे को ये जानते हैं इतना शायद हमारे जम्मू के अंदर कोई भी नहीं जानता, क्योंकि इनके थ्रू ही वो डाटा जो 61,011 का फाइनल हुआ था उसमें इन्हीं का रोल था और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरियों ने लिख के दिया वो भी इन्हीं की कोशिश थी। वरना राठौर साहब थे हमारे, वो तो सीधी बात कहते थे, किसने लगाए? हमने नहीं लगाए। हालांकि सरकार लगातार उनकी रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन वो जब भी कोई बात करता था डेली वेजर की, लगाए किसने? हमने तो लगाए नहीं। वो उल्टा बिल्कुल करते थे। श्याम सर, इसमें एक बड़ा अहम बात जो है, मैं इसके बाद इनकी बात का जवाब लेकर आपसे स्टेट डिपार्टमेंट के जो हमारे साथ पैनलिस्ट बैठे हैं उनकी भी बात करनी है। तो सर, सीधा सवाल इन्होंने कहा कि अगर हमारी जरूरत नहीं है, अगर ये स्कीम्स जो हैं बनाई गई हैं, अगर इनको पक्का नहीं करना, इनके 72 महीने के वेजिस नहीं देने और इनको दिल्ली यूटी के अकॉर्डिंग अगर जो मिनिमम वेजिस एक्ट जो है वो सब देना है, सभी चीजों का ह्यूमन राइट्स का जो वायलेट जो है वो डेली वेजेस को साथ किया जा रहा है, तो सरकार इनको निकाल क्यों नहीं देती? देखिए, यही बात हुई थी और जो रवि जी ने बात बोली है, जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी थे और ये लॉन्ग पेंडिंग इशू था और खसूसन तौर पर मैंने उस समय अपने 5 के 5 चीफ इंजीनियर बुलाए थे और उनको ये कहा था कि इन सबको जो है आप आज से इनकी छुट्टी कर दो, लेकिन मेरे लोगों को पानी मिलना चाहिए। और उस समय सन ऑफ द साइल जो थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो थे पवन कोतवाल जी थे, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और उस समय के जो चीफ इंजीनियर है उनकी तो जरूरत थी
मैंने और अपने चीफ मिनिस्टर को भी मैंने ये बात कह दी थी कि मैं अपने डिपार्टमेंट को जो है वो वाइंड अप कर देते हैं। तो वो जो ये बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। एक दिन छोड़ के 1 घंटा भी इनके बगैर डिपार्टमेंट जो है वो फंक्शन नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। आपने जो बात बोली कि इनके और बिना दूसरी एक बात भी। मैं कहूंगा, हंस जी जी ने यहाँ पे कुछ रूल ऑफ लॉ की सेंस का बातें की है। ये एसेशनल सर्विसेज में आता है पीने का पानी, इसमें तो कैजुअल अप्रोच हो ही नहीं सकती। जब मैंने उस समय के ऑफिसर्स को ये बात पूछी और मेरे जो इमीडिएटली जिनको मैंने सक्सीड किया था उस समय एक मंत्री थे, क्योंकि ये ज्यादातर विभाग जो है वो कश्मीर के मंत्रियों के पास रहा है और उनका मुझे लगता है कि दिल एक तरफ ही धड़कता था। तो उन्होंने भी वो भी ये कहते थे किसने लगाया है। मैंने कहा अपने वाले रेगुलाइज कर लेते हो जब जम्मू की बात आती है। और उस समय फिर ये बात कंसेंसस बनी थी, फिर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। मैंने कहा मैं कल एक लाइन का ऑर्डर इशू करूंगा और इतना जरूर था जिस तरह से ये लोग मुझ पे भरोसा कर रहे हैं, मैं पता नहीं इनके भरोसे पे पूरा उतरता हूं या नहीं उतरता। मुझे तो आजकल नींद नहीं आती है कि मेरी पार्टी ने मुझे इतनी जिम्मेवारी दे दी है और इन लोगों को जो एक ट्रस्ट डेफिसिट से निकालना है, ये मुझ पे विश्वास करते हैं। हालांकि मैंने उस समय मैं मंत्री था, मेरी जिम्मेवारी थी, लेकिन ये लोग मुझ पे इतना विश्वास करते हैं और मैं इमोशनल हो जाता हूं। अब पता नहीं कि मैं उसमें सक्सीड होता हूं या नहीं होता हूं, लेकिन मुझे ये पूरी उम्मीद है कि ये जो नए नौजवान हमारे ट्रेड यूनियन लीडर आए हैं, इनका कोई अपना मफाद नहीं है। हमारे पास ट्रेड यूनियन लीडर आते थे, बड़े बड़े सफेदपोश भी आते थे, मेरे इतने लोगों को स्टोर इंचार्ज लगा दो, मेरे बेटे को यहां से प्रमोट करके स्टेनो लगा दो। मैंने तो सबको इस हमाम में ये सब लोग नंगे थे, लेकिन ये लड़के जो हैं पूरे तन मन धन से एक संघर्ष कर रहे हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। लेकिन ये इनकी जेन्युइन डिमांड है और मैंने अपने अध्यक्ष जी से भी बात कर ली और मुझे खुशी है कि मेरे साथ जो साथी हैं, एक मेरे बाद इमीडिएटली जो मंत्री आए हैं वो भी अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि एसआरओ 520 उनके टाइम में बना है। और दूसरे जो हमारे हैं लाल लुमनरी हैं, एडवोकेट अभिनव शर्मा जी, आपको पता है वो आज लीडिंग एडवोकेट हैं सर्विस मैटर के, और मुझे लगता है मैक्सिमम केस उनके। इसी तरीके से शक्तिराज परिहार जी हैं हमारे, और फिर एक और हमारे साथी जो नए जुड़े हैं हमारे साथ बलवंत सिंह मनकोटिया। तो मुझे लगता है कि ना हमें इन पे कोई शंका है और ना इन पे कोई हमें शंका है, और हम कोशिश करेंगे कि ईमानदारी से। और मैं जब बात करता हूं, सिर्फ मैं पीएचई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 47 डिपार्टमेंट का एक एक बताया मुझे कि स्टेट डिपार्टमेंट में कितने हैं, बाकी में कितने हैं, और इन्होंने आश्वासन दिया है ये नंबर्स में मेरी कमेटी नहीं जाएगी। श्याम सर, स्टेट डिपार्टमेंट की श्याम सर आपने बात की है। स्टेट डिपार्टमेंट के 446 जम्मू और कश्मीर दोनों के मिला के 446 बंदे बनते हैं। जितनी बार मैंने इनका प्रदर्शन कवर करने की कोशिश की है, परसोत्तम लाल जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। परसोत्तम लाल जी से मैं पहले इस चीज पे क्लैरिफिकेशन और एक चीज कंफर्मेशन जरूर चाहूंगा कि 2003 और 2008 के अंदर जो मैंने इनकी बातें सुनी, जब इनको हम कवर करते हैं तो तकरीबन इनका ये कहना है कि हमारे तो ऑर्डर भी जो है वो बन गए हुए थे, हमारी जो वेरिफिकेशंस हैं वो भी हो गई हुई थी, लेकिन ये आज भी उसी इंतजार में बैठे हैं कि हमारा ऑर्डर कब निकलेगा। पुरुषोत्तम जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या ये चीज जो मैंने बोली है, क्या ये कंफर्मेशन की जो आप अभी इंतजार कर रहे हो, सब कुछ होने के बाद भी आज भी आप जो है लगातार प्रदर्शन जो है वो कर रहे हो? पुरुषोत्तम जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज की बहुत इनको बोलो। हाँ, आ गई। पुरुषोत्तम जी, आवाज आवाज।
श्याम सर, ये चीज आपसे भी जितनी देर उनकी आवाज वापस आती है तो इतनी देर में आपसे ये सवाल सर आपसे भी करना चाहूंगा कि ये 2003 में और 2008 में जब इनके ऑर्डर बने हुए हैं, वेरिफिकेशन होने के बावजूद, कैबिनेट के डिसीजन आने के बाद भी इनके प्रदर्शन जो है नहीं रुक रहे, और ये तो मंत्रियों और संतरियों से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, क्या इनके ऊपर कभी गौर करने की कोशिश नहीं की? देखिए, जो मेरे पास आंकड़े हैं जो उस समय दिए हुए हैं, दोनों डायरेक्टर के 413 लोग हैं और इनके बकायदा ऑर्डर हुए हैं कि नहीं। इनको जब एंगेज किया गया है, जिस तरह से इन लीव ऑफ लैंड में, जिस तरह क्रैश प्रोग्राम में, पीएचई और दूसरों में भी, इनके बकायदा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जहां डाउन द लाइन हायरार्की डिप्टी डायरेक्टर स्टेट या उस लेवल के ऑफिसर्स ने टाइम टू टाइम इनके ऑर्डर किए गए हैं। और जहां तक आपने यही बात कही है कि ये इलेक्शन के आसपास इस किस्म के प्रोसेस होते थे, मैं बड़ा खुली बात करता हूं। और जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। 2007 और 8 की बात जो कर रहे हैं, उसके बाद परसोत्तम जी ठीक करेंगे, तो उस समय भी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और ये लोग कहने लगे इनको बाद में रेगुलाइज करेंगे। मैं इन लोगों को एक्सपोज करूंगा, चाहे वो जम्मू के लीडर हैं चाहे कश्मीर के हैं, क्योंकि मैं उस समय विधायक था। उस समय गुलाम नबी आजाद साहब की गवर्नमेंट थी, तो मेरे पास तो, मैं तो एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ अभी भी मैंने फाइल खोल के रखी हुई है और वो ऑथेंटिक है। मैंने सारे आंकड़े रखे हैं और लगा लो इलेक्शन के बाद इनको करेंगे। ये कैजुअल अप्रोच रही है। पर कल मुझे एक आपके किसी चैनल ने ये सवाल पूछा था कि जनाब ये एक सोशल स्टिग्मा है। मैं क्या, स्टिग्मा इन लोगों पे नहीं है, स्टिग्मा हम पे है, पॉलिटिशियनों पे, राजनीतिक जो रहे हैं टाइम टू टाइम, एमएलए, मिनिस्टर और फिर ब्यूरोक्रेट और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और खासकर ये लोग जो हैं काम तो हमारा ही करते हैं।